करें स्टार्ट। आइए सर, आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री, ज्यामिति। ज्यामिति एक ऐसा टॉपिक है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट आप लोग कह सकते हैं। रेलवे है, एसएससी है, सब में लगभग क्वेश्चन इसका आ जाता है। कुछ में ज़्यादा डीप आ जाता है, कुछ में नॉर्मल आता है। आजकल की जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनमें अगर देखा जाए तो ज्यामिति के प्रश्न तो लगभग आते ही हैं, पर सामान्य ही प्रश्न आजकल आते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। सबसे पहले हम लोग इसके नियमों के विषय में चर्चा करेंगे, छोटी छोटी बातों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की पूरी क्लास में जितना भी समय अपने को मिलेगा उस समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके बेसिक को पहले पूरा समझा जाए, फिर धीरे धीरे करके हम क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज का पूरा हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति। ज्यामिति जियोमेट्रॉन शब्द से बना हुआ एक शब्द है। जियोमेट्रॉन, जियो मतलब ये वाला जियो नहीं है जो तुम्हारे मोबाइल में लगा हुआ है। जियोमेट्रॉन, जियोमेट्रॉन एक यूनानी भाषा का शब्द है, उसी से बना हुआ एक शब्द होता है जियो और मैट्रॉन। जियो का अर्थ होता है भूमि और मैट्रॉन का अर्थ होता है मापना। तो इससे बना हुआ एक शब्द है। भूमि के मापने वाली जो प्रकृति थी उसी के आधार पर ज्योमेट्री जो है वो बना हुआ है। विशेष रूप से तो भूमि के माप पर ही आधारित है ये पूरी। इसके कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे प्राचीन युग में हवन कुंड बनाने की जो प्रक्रियाएं होती थी वो ज्योमेट्री के बेस पर ही होती थी। ये मकान का जो निर्माण हो रहा है, आपका नीचे जो आप बनाते हैं, ये सब ज्योमेट्री का ही बेस होता है। मिस्र के जितने भी बने हुए पिरामिड हैं वो सब ज्योमेट्री के आधार पर, ज्योमेट्री और टेक्नोमेट्री इन्हीं के आधार पर हैं। लाइट का जो खम्मा खड़ा हुआ है कुछ पार्ट फिजिक्स का और बाकी ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री के बेस पर ही है। बहुत सारी चीज़ें जो आप देखते हैं सामान्य रूप से वो सब ज्योमेट्री के आधार पर ही है। विशेष रूप से ऐसा कहा जाता है, वैसे तो सभी गणितज्ञ अपने दिमाग के अनुसार महत्वपूर्ण थे ही, लेकिन रामानुजन ज्योमेट्री के बेस में अधिक कुशल माने गए हैं। तो खैर अपन को इतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं, अपन किसी की कुंडली नहीं निकाल रहे हैं, अपन को तो मेन पॉइंट्स पे काम करना है। तो ये है ज्योमेट्री। जियो मैट्रॉन, जियो माने भूमि, मैट्रॉन माने मापना, यूनानी भाषा का एक शब्द है। उत्कृष्ट उदाहरणों में आज की डेट में हम हवन कुंड का एक उदाहरण ले सकते हैं। अब अपन धीरे धीरे करके एक एक बिंदु वाइज एक एक चीज़ को समझते चलते हैं। एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझाता चलूँगा। संभव हो सके तो आप लिख लेना, नहीं तो पीडीएफ तो मैं आपको दूंगा ही, पीडीएफ से भी आप समझते जाना। आज केवल समझने का ही काम है। ज्योमेट्री में सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है बिंदु। तो ज्योमेट्री शुरू करोगे तो पहले बिंदु बनाओ। बिंदु एक अत्यंत तेज नोक से लगाया गया एक पॉइंट, इसको कहते हैं बिंदु। अत्यंत तेज नोक से ये जो लगाया है इसको कहते हैं बिंदु, जिसकी त्रिज्या नगण्य होती है। मतलब त्रिज्या होती नहीं, मतलब आप एक ऐसे लगाएंगे तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई, नगण्य। ये जो आपने लगाया है इसको आप कहते हैं बिंदु, और इसकी त्रिज्या जो होती है वो नगण्य होती है। नगण्य होती है। नगण्य का मतलब अगर देखा जाए तो एक दृष्टिकोण से होती ही नहीं है, इसको कहते हैं बिंदु। बिंदु के बाद में दूसरा पॉइंट होता है, उसको कहते हैं संरेख बिंदु। कौन सा बिंदु, संरेख बिंदु। समझते तो जा रहे ना आप लोग। बिंदु मतलब अत्यंत तेज नोक से, पेंसिल की एक नोक से जो निशान आप बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, बिंदु। संरेख बिंदु का मतलब होता है एक रेखा आप खींचें और उसमें 3 या 3 से अधिक बिंदु आप लगा दें, तो इन सभी बिंदुओं को आप लोग ऐसे बिंदु लगाएं, एक यहाँ लगाएं, एक यहाँ लगाएं। इस प्रकार जो एक रेखा में 3 या 3 से अधिक बिंदु जो आप लगाते हैं उनको आप क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। बिंदु, बिंदु के बाद अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, संरेख बिंदु। फिर इसके बाद में तीसरा पॉइंट जो होता है उसका नाम है रेखा। बिंदु के बाद में फिर बनती है क्या, रेखा।
रेखा किसको कहते हैं? रेखा एक इस प्रकार की लाइन होती है जिसको दोनों साइड कितनी भी दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये एरो बनाया है, एरो का मतलब हो गया कि आप इसे कितना भी लंबा खींच सकते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं कई बार ए और बी, और ऐसे ऐसे खींच दें तो समझ जाइए रेखा ए बी। इसका अर्थ क्या बोलेंगे हम लोग? रेखा ए बी, इसको रेखा ए बी कहते हैं। तो इसका नाम है रेखा, इसको रेखा कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट हो गया रेखा। उसके बाद में चौथा पॉइंट होता है रेखा खंड। रेखा खंड, रेखा खंड का मतलब होता है कि आप एक रेखा खींचें और उस रेखा को एक निश्चित दूरी तक आप नापें, निश्चित दूरी तक आप नापें। जैसे मान लो यहाँ आप नाप लें और यहाँ आप नाप लें, मतलब उस रेखा के मिड में कोई आप लोग 2 पॉइंट बना लें, तो वो जो बीच में यहाँ से यहाँ तक जो आपने नापा है ये, इसको आप क्या कहेंगे? रेखा खंड। क्या कहेंगे? रेखा खंड। पहला बिंदु, फिर संरेख बिंदु, फिर रेखा, और फिर क्या हो जाएगा? रेखा खंड। रेखा खंड के बाद में, रेखा खंड जब आप बना लेते हैं तो उसके बाद में जो 5वां पॉइंट आप बनाएंगे उसका नाम हो जाएगा किरण। क्योंकि रेखा हो गया, रेखा के बाद में, किरण पे मत पहुंचो अभी आप, फिर रेखा के बाद में एक और लगा लो, नहीं सीधी रेखा और कर्व रेखा पे पहुंच रहा हूं। एक चीज मैं और लिख देता हूं उसमें, प्रतिच्छेदी रेखा। वैसे प्रतिच्छेदी रेखा तो बाद में भी हो सकता था। प्रतिच्छेदी रेखा खींचेंगे तो फिर प्रतिच्छेदी बिंदु बना देंगे उसी समय, इसको छोड़ो। फिर ये लिख लो रेखा। रेखाओं में 2 प्रकार की रेखाएं आप बना सकते हैं। एक तो हो सकती है कैसी रेखा? सीधी रेखा। ये बेसिक बोल रहा हूं मैं आपको, सीधी मतलब जो स्ट्रेट लाइन है। और एक आप बना सकते हैं वक्र रेखा। वक्र का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वक्र रेखा मतलब कर्व लाइन, ऐसे। सही है? तो ये रेखा का एक सामान्य मैंने बोला है। अब ये जो मैंने आपको बोले हैं ये बहुत एक सामान्य स्थिति बोली है। पहले बिंदु, बिंदु के बाद संरेख बिंदु, संरेख बिंदु के बाद रेखा, रेखा के बाद रेखा खंड, और रेखा खंड में फिर रेखा के मैंने 2 सामान्य पार्ट कर दिए, एक सीधी रेखा और एक वक्र। वक्र माने जो मुड़ी हुई रेखा होती है, तो वो वाला पार्ट अपन कर देंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ने दो। रेखा में तो कई हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा आप लिखेंगे या मैं चलता चलूँ ऐसे ही? ऐसे चलता चलूँ ना, लास्ट में या तो मैं PDF शेयर कर दूंगा, उससे लिख लेना। क्या बोलो बोलो, दिलुस बोल, फटाफट बोल, फास्ट। लास्ट में चलो एक साथ लिखा दूंगा फिर मैं। अभी मुझे पहले एक बार बोल लेने दो, छोटे छोटे पॉइंट इनको मुझे एक बार बोल लेने दो। सामान्य बातें हैं, एक बार मैं बोल दूं, फिर बाद में रिवाइज करके फिर लिखा लेंगे अपन। समांतर रेखा का मतलब होता है, सुनो इधर सुनो, अरे इधर सुनो यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखवा दूंगा। समांतर रेखा उसको कहते हैं जो पैरेलल लाइन होती हैं, इनके बीच की डिस्टेंस सेम होती है। कितनी भी दूरी तक अगर खींचोगे तो ये कभी कटने की स्थिति में नहीं होंगे। कितनी भी दूरी तक अगर खींचोगे, जैसे रेल की पटरियाँ समांतर होती हैं, आप कितनी भी डिस्टेंस तक अगर उनको खींचोगे तो वो काटेंगे। मत कहना कि वो कई बार लाइन बदलती है तो काट दे, वो तो अपनी मर्जी से होता है। बाकी उनमें डिस्टेंस इतना रहता है कि वो कभी भी एक दूसरे को काटने की स्थिति में नहीं होती। तो सीधी रेखा मतलब समांतर रेखा उसको कहते हैं जो कभी एक दूसरे को काटने की पोजीशन में नहीं है। दूसरी हो जाएगी आपकी तिरछी रेखा। इसको आप तिरछी रेखा कह सकते हैं, या तिरछी रेखा के अलावा इसी का नाम हो सकता है अनुप्रस्थ रेखा। कई लोग कहते हैं तिरछी रेखा और कई लोग कहते हैं अनुप्रस्थ रेखा। मतलब तिरछी का मतलब है जैसे आपने एक रेखा यूं खींची और एक रेखा आपने यूं खींची, कन्फर्म है ये दोनों रेखा अगर आगे बढ़ाई जाएंगी तो परस्पर एक दूसरे को काटेंगी। तो इस रेखा को आप लोग क्या कहेंगे? तिरछी।
समांतर का मतलब है आप कितना ही दूरी तक खींचो वो काटेगी नहीं। तिरछी का मतलब है कि आप खींचोगे उसको आगे और तो वो काट देगी। तो उस रेखा को आप अनुप्रस्थ रेखा या फिर कैसी रेखा कहेंगे? तिरछी। फिर इसके बाद में तीसरा पॉइंट है जिसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब है कि आपने दो रेखाएं ऐसे खींची, एक यूं खींची और एक ऐसे और एक ऐसे। ये दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट गई तो इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। और इस बिंदु पर जो काटी है इस बिंदु को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु। दो रेखाएं इस प्रकार से आपके परस्पर एक दूसरे को कट मार गई तो इन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा के नाम से जाना जाता है। तो समझने की बात है, समांतर रेखा कितनी भी लंबी आप खींचोगे तो कभी काटने की स्थिति में नहीं होगी। तिरछी या अनुप्रस्थ रेखा जो इस प्रकार की होती हैं तिरछी, अगर आगे बढ़ाई जाएं तो परस्पर एक दूसरे को काट देंगी। और प्रतिच्छेदी रेखा तो कन्फर्म है कि वो परस्पर एक दूसरे को काट ही रही हैं, इनको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। फिर प्रतिच्छेदी रेखा के बाद में होती है त्रियक रेखा। त्रियक रेखा का मतलब हो जाएगा समांतर रेखा को आपस में कभी काटे। जैसे कि दो समांतर रेखाएं आपने ऐसे खींची और दो समांतर रेखाओं को एक लाइन इस प्रकार से ऐसे काट दे तो इस रेखा को हम कहते हैं त्रियक रेखा। कौन सी रेखा? त्रियक। ये त्रियक रेखा से ही एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। आपको ध्यान है ना, एकांतर, संगत और शीर्षाभिमुख इसी के आधार बनते हैं। समांतर रेखा को जब बीच में से कोई लाइन कट मार के निकलेगी तभी आपके वो बनेंगे। कौन से कोण? एकांतर। जैसे यहाँ वाला और यहाँ वाला, यहाँ वाला और यहाँ वाला जेड की पोजीशन में बनने वाले, मैं बताऊंगा अभी आगे। तो ये त्रियक रेखा से ही बनते हैं, इसको बोलते हैं त्रियक रेखा। पैरेलल लाइन को कोई भी लाइन इस प्रकार से बीच में से काट के निकल गई तो वो रेखा कौन सी रेखा कहलाएगी? त्रियक रेखा। उसको त्रियक रेखा कहेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, ये त्रियक रेखा के नाम से जाना जाएगा। और त्रियक रेखा के बाद में पांचवा जो पॉइंट बनेगा उसका नाम है किरण। किरण। किरण किरण का मतलब है कि इसका अंत तो पता है लेकिन अनंत तक जाएगी ये, इसको किरण कहते हैं। अंत मतलब जैसे स्टार्टिंग तो पता है कि यहां से चालू होगी लेकिन आगे कहां तक जाएगी ये हमको पता नहीं है, इसको किरण कहते हैं। किरण से ही कोण की उत्पत्ति होती है। किरण से ही किसकी उत्पत्ति होती है? कोण की। अब किरण के बाद में फिर क्या बनेगा? कोण। ज्योमेट्री में क्या है, थोड़ा सा आप लिंक से पढ़ो, लिंक से चलोगे ना तो आपको कम थोड़ी दिक्कत है। हालांकि दिक्कत तो देखो पूरी रहेगी, दिक्कत में कोई कमी नहीं है क्योंकि अभी तो ये तो पूरा लंबा चौड़ा चैप्टर है। पर यह है कि थोड़ा अपन अगर सारता से पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। जैसे बिंदु, संरेख बिंदु, फिर रेखा, फिर रेखाखंड, सीधी और वक्र रेखा हो गई, समांतर रेखा हो गई, तिरछी रेखा हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, उसके बाद त्रियक हो गई, त्रियक के बाद क्या हो गया? कोण। फिर अब किरण, और किरण के बाद अब जो बिंदु हमारा आने वाला है उसका नाम है कोण। कोण क्या होता है? हाँ, दो किरणों का मिलान है ये। ऐसे ये किरण इस भाई ये किरण यूं गई और ये किरण यूं गई, तब आपका एक निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं? कोण। अब वो कोण न्यून, समकोण इत्यादि वो होते हैं, वो तो अभी चलेंगे ही, उनको बताऊंगा। पर किरण के बाद फिर निर्माण किसका होता है? कोण का। किरण के बाद, किरण के बाद जो निर्माण हुआ है वो किसका हुआ है? कोण का। एक बार देखना लाइव पे, लाइव पे क्लिक करो। क्या नहीं दिख रहा क्लियर? दिक्कत आ रही है दिखने में? देना वो रिमोट दे, लगाओ वापस लगाओ, 1 मिनट।
अब देखो, हैं? देखो दिक्कत है क्या? और करोगे कम? अरे आज क्या तुम्हारे बोलो, अब तो सही होगा। एक बार देख लेना, उस कमेंट को देख लेना, किसी को देखने में दिक्कत आ रही हो तो बता देना। एक बार वापस देखो उसे भाई, देखना ये जो लड़का बोल रहा है अभी गौरव, अब दिक्कत थोड़ी है। देख लो, एक बार चेक कर लो सही से। आइए, हाँ थोड़ा और बड़ा लिख देंगे। आइए, एक 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 जो है, एक बोर्ड पे एक ही डायग्राम बनाएंगे अब, और बड़ा कर देंगे अक्षरों। आपकी बार क्या जूम नहीं किया, वो भूल गए हम लोग। चलो अब बड़ा लिखेंगे और एक पे एक ही डायग्राम बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा कर देंगे इसको। तो मैं आपको समझा रहा था कोण, दो रेखाओं के मिलन को ही क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। दो रेखाओं का जो मिलन होता है उसको कोण कहेंगे। ये कोण की पोजीशन है। अब कोण में ही अपने को यहाँ से समझते चलना है कि कोण क्या है और कोण के पॉइंट्स क्या क्या हैं। कोण में इसका नाम ए मान लेते हैं, इसका नाम बी मान लेते हैं और इसका नाम क्या मान लेते हैं? सी। पहली बात तो आपको ये समझना है कि इसका नाम है कोण ए, कोण बी ए सी। जो एंगल होता है उसको हमेशा बीच में लिया करो, सही है ना? या तो ऐसे बोलो सी ए बी या फिर बी ए सी, बोलो राइट। एक दूसरी बात, ये जो ए आपने लिखाया है इसको कहते हैं शीर्ष, शीर्ष बिंदु। तो इसमें शीर्ष बिंदु की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए। मतलब कोई, मैं आपको जनरल बात बता रहा हूँ, अभी कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, लेकिन आपको अपने सामान्य में याद रखना है। कोई पूछे इसका शीर्ष बिंदु क्या है तो ए। और ये जैसे इसमें बीच में कभी ये लाइन में खींच दूं ऐसे, सही है ना? तो इस लाइन का नाम आप कुछ भी मानिए डी। तो इसमें आप लिख सकते हैं ए डी, यहाँ लिख देता हूँ ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। मतलब इस एडी लाइन ने इस कोण को कितने भागों में विभाजित कर दिया है? दो। तो इस लाइन को हम समद्विभाजक कहते हैं। तो ये अपन को ध्यान में रखना है, राइट। ये कोण की बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसमें आपको छोटी मैंने बातें बताई हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। पहली बात याद रखेंगे, दो किरणों का जो मिलन होता है वो एंगल है। एंगल की पोजीशन इस प्रकार की होती है, और इसमें ये जो आपने बनाया है इसको बी ए सी कोण कहेंगे। उसके बाद में बीच में जो लाइन खींचे इसको समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब समान दो भागों में इसको विभाजित कर देता है, राइट। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब सबसे पहला होता है न्यून कोण। सबसे पहला होता है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। बहुत ध्यान से सुनना, सबसे पहला जो पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे? न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या है? न्यून कोण का मीन्स होता है ये आपने एक कोण बनाया इस तरीके से, और ये जो कोण होता है इसमें अपना जो होता है ये स्ट्रेट लाइन, ये 90 हो गई। और 90 से डाउन डाउन जब आप चलते हैं, डाउन डाउन चलने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, 0 डिग्री से तो हो जाएगा ये बड़ा, और 90 डिग्री से क्या हो जाएगा? छोटा। और इसी का नाम क्या है? न्यून कोण। इसको न्यून कोण कहते हैं। 0 से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, इसको आप न्यून कोण कहते हैं। ये न्यून कोण है। समझ में आ गई मेरी बात? वैसे तो इतना तो सब जानते ही हैं, इतना भी नहीं जानेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। ये पहला है जिसको कहते हैं न्यून कोण। दूसरा पॉइंट होता है उसको कहते हैं समकोण। समकोण कहते हैं। समकोण का मतलब बहुत स्पष्ट है कि ये लाइन आपकी ऐसे आएगी, एकदम स्ट्रेट यूँ जाएगी, यहाँ पर जो बनेगा, यानी सीधी भाषा में आप ये कहिए
थीटा की वैल्यू सीधा कितने डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है? 90। अगर थीटा की वैल्यू सीधा 90 को रिप्रेजेंट कर रही है तो आप यह कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू बराबर सीधा रिप्रेजेंट कितने को कर रही है? 90 को। इसी को हम कौन सा कोण कहेंगे? समकोण। ये न्यून कोण है और ये दूसरा वाला जो कोण है इसको क्या कहेंगे? समकोण। राइट, डन। इसमें कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। कोई दिक्कत है किसी को? न्यून जो 90 डिग्री से छोटा है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, और जो फिक्स 90 का है वो कैसा हो जाएगा? समकोण। फिर इसके बाद में आ जाओ तीसरा पॉइंट, जिसको आप थर्ड पॉइंट कहेंगे। पहला हो गया न्यून कोण, दूसरा हो गया समकोण। न्यून कोण और समकोण के बाद में तीसरा हो जाएगा अधिक कोण। क्या हो जाएगा? अधिक कोण। तो ये थर्ड पॉइंट है जिसको अपन कहेंगे अधिक कोण। अब अधिक कोण का क्या पोजीशन है? ये हो जाएगा ऐसे, और ये इस तरीके से स्थिति बनेगी। मतलब यहाँ समझने की बात ये है कि यहाँ आपका स्ट्रेट लाइन में 90 हो गया, और ये ऐसे आरडी लाइन पूरी करोगे तो 180 हो गई, और ऐसे करोगे तो ये 90 हो गई। तो ये ऐसे समझो कि 90 से तो बड़ा हो गया और 180 से छोटा हो गया, यानी 90 डिग्री से तो ये हो जाएगा बड़ा और 180 डिग्री से क्या हो जाएगा? छोटा। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? अधिक कोण। बोलो, अरे सही है? कोई दिक्कत थोड़ी लग रही है किसी को? इसमें बराबर है सबका? ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ो, इसी में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का कोण। चौथे नंबर के कोण को हम कहते हैं वृहद कोण। वृहद कोण, वृहद कोण कह सकते हैं, या फिर और क्या नाम हो सकता है? प्रतिच्छेपी कोण। क्यों नहीं होगा? वृहद कोण कह दो, या फिर इसको कह दो प्रतिच्छेप कोण, ये भी इसका ही नाम है। प्रतिच्छेप कोण भी आप इसी को कहते हैं। कई लोग वृहद कोण कह सकते हैं, कई लोग प्रतिच्छेप कोण कह सकते हैं, कई लोग पुनर्युक्त कोण भी इसको कह देते हैं। तो इसके 2-3 नाम हैं। पुनर्युक्त कोण भी इसको कह सकते हैं। तो ये दोनों तीनों नाम इसी के हैं। इसका मतलब क्या है समझो आप। इसका मतलब ये है कि ये यूं है। अब आप इसको थोड़ा ऐसे समझो कि ये लाइन यूं आपकी सीधी आएगी तो ये तो 90 हो गया, ये ऐसे जाएगी तो 180 हो गया। मतलब मैं जो लाइनें ये रेड पेन से जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं दूसरे हिसाब से कर रहा हूँ, थोड़ा आपको थोड़ा समझ में आए। ये लाइन यूं जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये 90 हो गया, यहाँ पे 180 हो गया। अब 90 और 180 के बाद में एक कोण और रह गया इसमें, सरल कोण, है ना? ऋजु कोण, सरल कोण रह गया, क्योंकि सरल के बाद में फिर वृत्त बनाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ऐसा करते हैं 4 नंबर पे उसी को डालते हैं, 5 पे कर देंगे उसको, 4 पे डाल देते हैं सरल कोण, क्योंकि 180 तो लिया ही नहीं अपन ने। 180 का कोण यानी सरल कोण, या फिर इसको क्या कहते हैं? ऋजु कोण। सीधी एक लाइन ऐसी, है ना? सीधा थीटा की वैल्यू कितने डिग्री के बराबर हो जाएगी? 180। तो इसको आप कह दो सरल कोण, क्योंकि सरल के बाद में फिर बृहद कोण का निर्माण होगा, क्योंकि सरल के जब बाद में आप लेके चलोगे तब वो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? बृहद। अब ये ठीक है, 5 नंबर कर देते हैं इसको, 4 छोड़ो और यहाँ पर कितना कर दो? 5। तो ये हो गया बृहद कोण। बृहद कोण का मतलब है कि अब ये नीचे यूं जाएगा, यूं भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकती है पूरी लाइन। मिला के आप इसको यूं कहिए 180 डिग्री से तो बड़ा होगा, 180 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से क्या हो जाएगा? छोटा। 180 से तो बड़ा होगा लेकिन 360 से क्या हो जाएगा? छोटा। तो इसको वृहद प्रतिच्छेप पुनर्युक्त कोण के नाम से संबोधन आप लोग कर सकते हैं। अब बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब 6वें नंबर का एक कोण आएगा जिसको हम कहेंगे पूर्ण कोण। पूर्ण कोण का मतलब हो जाएगा जो सीधा कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा? 360। मतलब घूम फिर के वहीं वापस बैक हो जाओगे। इस कोण को हम पूर्ण कोण के नाम से संबोधन कर सकते हैं। बोलिए सब। राइट।
तो कुल मिला के अपन को अब ये 4-5 कोणों को ध्यान में रखना है। पहला है न्यून कोण, दूसरा है समकोण, अगला है अधिक कोण, अगला है सरल या ऋजु कोण, उसके बाद बृहत कोण और उसके बाद में है पूर्ण कोण। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है पूरक कोण। कौन सा कोण है? पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब होता है जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है? 90। वो कोण परस्पर कौन से कोण कहलाते हैं? पूरक। जिन दो कोणों का योग कितना हो जाएगा? 90। पूरक। हाँ, ये बड़ा काम का है। वैसे तो मैंने ज्योमेट्री में बोला है पूरक कोण उसको कहते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, उसको पूरक कोण के नाम से जानेंगे, वो पूरक कोण है। और इसी के साथ एक और होता है जिसको कहते हैं समपूरक कोण। एक हो जाएगा पूरक कोण और एक हो जाएगा समपूरक कोण, यानी कोण ए प्लस कोण बी, जिन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा, उन दोनों कोणों को समपूरक कोण के नाम से जाना जाएगा। इसको पूरक और इसी को क्या कहते हैं? समपूरक। बोलो साहब, डन। पूरक का मतलब जिन दो कोणों का योग कितना हो जाएगा? 90, उनको आप क्या कहेंगे? पूरक। और जिन दो कोणों का जो योग है वो कितना हो जाएगा? 180, उनको हम क्या कहेंगे? समपूरक। ठीक है, एक इसमें मैं और बता देता हूं आपको, रैखिक युग्म। ये जो रैखिक युग्म होता है ना, इनमें भी योग 180 होता है। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म का मतलब ये हुआ, रैखिक युग्म क्या है समझो मेरी बात को। जैसे ये आपने एक लाइन खींची और इसको आपने यूं खींचा, एक यूं खींची और एक ऐसे खींची, और इन दोनों, जैसे इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, तो इन दोनों का जोड़ जब आप करोगे तो ए प्लस बी बराबर में कितने डिग्री हो गया? 180। तो ये रैखिक युग्म है। सही है। हालांकि ये वो ही हो जाता है लगभग समपूरक वाली स्थिति मान के चलो इसको, तो ये रैखिक युग्म है। कई बार हम बोलते हैं कि रैखिक युग्म बन रहा है, एक लाइन पे एक इधर और एक इधर, तो वो स्वाभाविक है दोनों का योग कितने डिग्री हो जाएगा? 180। तो ये रैखिक युग्म की पोजीशन है, इसको रैखिक युग्म के नाम से जानेंगे। डन। इसी में एक बात और याद रखनी है आपको, इसका नाम है आसन्न कोण। हालांकि इसकी आवश्यकता बहुत रेयर पड़ती है, पर इसका मतलब यह है कि ये आपने एक एंगल बनाया और इसके बीच में आपने ये लाइन खींच दी, तो ये दोनों कोण अपने आप में कैसे हो जाएंगे? आसन्न। कौन से कोण हो जाएंगे? आसन्न। पर इसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, इसकी आवश्यकता इतनी ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी पड़ती नहीं है। इनकी तो खूब पड़ती है, पूरक हो गया, समपूरक हो गया और रैखिक युग्म हो गया। ये तो बहुत काम आएंगे आपको, ये तीनों ही काम आएंगे। सवाल सॉल्व करते हैं ना अपन लोग, जब पूरक कोण, समपूरक कोण और रैखिक युग्म, इनकी तो खूब से आवश्यकता पड़े, पर आसन्न वगैरह की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डन। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण का मतलब है जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काट देती हैं ऐसे, तो एक ये और एक ये। जैसे इस लाइन का नाम ए है, इस लाइन का नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, और ये बीच वाली जो लाइन है इसका नाम आप कल्पना करो ओ है। तो होगा क्या? आप लोग बोलेंगे कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी। ये दोनों कोण आपस में शीर्षाभिमुख हैं। ठीक है ना, ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख। दूसरी बात, ये वाली दोनों लाइन और ये वाली दोनों लाइन, इसका अर्थ क्या हुआ कि इसको आप ऐसे बोलो, कोण ए ओ सी बराबर कोण डी ओ बी, ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो ये दोनों आप मतलब इसके सामने ये और इसके सामने ये, इन कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है, और शीर्षाभिमुख कोण परस्पर बराबर होते हैं, इसको शीर्षाभिमुख कहते हैं। काम का है, आवश्यकता पड़ेगी, कई बार हम सवाल हल करेंगे तो हमें आवश्यकता पड़ेगी कि शीर्षाभिमुख की जरूरत, देखना लाइव में। हाँ जी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे, और शीर्षाभिमुख की आवश्यकता हमको बार बार पड़ती रहेगी। बताइए,
डन, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अगले कोण हैं जिनका नाम है एकांतर कोण। कौन से कोण हैं? एकांतर कोण। ये बड़े काम के हैं, हाँ ये खूब काम भी आते हैं। आपने ऊंचाई दूरी में उन्नयन और अवनमन में बोला अपन ने कि एकांतर कोण बन रहे हैं, एकांतर। और एकांतर कोण में हम कह के भी निकलते हैं भाई ये बराबर होते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं ऐसे। ये लाइन आप ऐसे, मैंने बताया ना अभी, दो मतलब एक दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा बीच में से कट मार देगी, तो पैरेलल लाइन बीच में से कट मार देगी तो यहाँ एक कोण बनेगा 1 नंबर, यहाँ बनेगा 2 नंबर, ऐसे नाम डाल देते हैं। बाकी आप ए बी सी वगैरह नाम डाल सकते हैं, मैं मेरे हिसाब से वैसे 1 2 3 डाल रहा हूँ। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। सही है। तो ऐसे करके कोण बना दिया हमने, समझ में है ना आगे। ये यहाँ एक, 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 यहाँ, ऐसे 8 कोण बन गए इसके अंदर। अब एकांतर की बहुत सिंपल कहानी है। जेड की पोजीशन में बनने वाले समस्त एकांतर कोण है। जेड की पोजीशन में, जेड की पोजीशन में देखो, ये जेड है, ये इस पे है और ये इस पे है, मतलब एंगल 3 के बराबर एंगल क्या हो जाएगा 5। जेड पे ही तो है ये, 3 और 5 दोनों एकांतर हैं। फिर इसके बाद 3 और 5 के बाद में 4 और 6, ये 4 और 6 दोनों एकांतर हैं, 4 और 6 भी दोनों एकांतर हैं, ठीक है। फिर और हैं अभी कोण 2 और कोण, फिर 2 का क्या बनेगा 8, 2 का एकांतर क्या हो गया 8, और कोण 1 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा 7। ये सब एकांतर। बोलो साहब, इसको आप लोग कौन सा कोण कहेंगे? एकांतर। सही है। अब देख लेना इसमें जेड पे जितने बन रहे वो सब एकांतर हैं। देखो आप 4 और 6 बन रहे थे वो एकांतर हैं, 2 और 5, 2 और 8, 1 और 7 सब एकांतर कोण है। इनको एकांतर कोण कहते हैं। इसका बहुत अच्छे से याद रखना। मैंने नंबर इसीलिए डाले, मैं वो ABC लिखता हूँ तो कई बार लोग कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, लेकिन अब इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा समझ में आता रहेगा कि हाँ यार एकांतर क्या होता है। बोलो, परेशान हो गए क्या? ऊब गए? नहीं, मैं लिखा नहीं रहा हूँ ना, इसलिए अभी लिखने का काम थोड़ा बाद में रख लेंगे। एकांतर के बाद में अगला जो कोण रहेगा उसका नाम है संगत कोण। कौन सा कोण? संगत। संगत कोण का मतलब है वही पैरेलल लाइन होगी, एक सरल रेखा, समांतर रेखा, और एक तिर्यक रेखा उनको इस तरीके से काट देगी। सेम वही नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 कोण बन गए इसके अंदर। अब इसमें संगत कोण क्या होता है? 1 का संगत कोण होता है, कोण 1 का संगत होगा कोण क्या? 5, 1 का 5, मतलब ऊपर की लाइन से इधर की ऊपर की लाइन वाला। फिर 2 का संगत कोण क्या हो जाएगा? 6, 2 और 6 दोनों संगत हैं, 1 और 5 संगत हैं, 2 और 6 संगत हैं, फिर 4 और 8 संगत हैं, बिल्कुल सही बात है, और 3 और 7, मतलब इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर संगत हैं, इधर यों ये और ये दोनों संगत हैं, लाइन के नीचे और नीचे वाले दोनों संगत हैं। इनको आप लोग संगत कोण के नाम से जानते हैं। कोण तो खैर है ही है, तो ये हो जाएंगे। 1 का संगत 5 है, 2 का हो गया 6, 4 का 8, 3 का 7, तो इसको आप लोग संगत कोण के नाम से जानेंगे, इसको संगत कोण कहेंगे। बोलिए, सही है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं, कोई परेशानी थोड़ी लग रही किसी को? नहीं। संगत कोण के बाद में फिर आएगा अंतः कोण। अंतः कोण, अंतः कोण और बाह्य कोण, वैसे तो उसी लाइन में बना सकते थे, और अब चलो कोई बात नहीं, वही लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 लिखेंगे, 5 6 7 और 8 लिखेंगे, ठीक है, सेम पोजीशन है। अंतः, अंतः माने अंदर वाले, जो अंदर कौन बन रहे हैं वो अंतः हैं। अंदर कौन कौन से बन रहे हैं? 3 4 5 और 6, ये कौन कौन से कौन कहलाएंगे? अंतः। अंतः माने जो अंदर बन रहे हैं। अब इसी में आप लोग एक बाह्य कोण भी लिख सकते हैं, बाहरी कोण,
तो बाह्य कोण कौन से हो सकते हैं, इसी में देख लो 1, 2, 7 और 8, ये कोण कैसे कोण हो जाएंगे, बाह्य कोण, इनको बाह्य कोण कहते हैं। अब ध्यान रखना है आपको, एकांतर कोण, संगत कोण, अंतः कोण और बाह्य कोण, तो ये सभी जो है एंगल्स जो है वो आपके हुए हैं, इनको अपन कोण के नाम से संबोधन कर सकते हैं। बोलिए, डन। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर मैंने आपको एंगल्स के बारे में ही पूरी बात समझाई है। अभी इसमें मैंने कुछ आपको समझाया नहीं है, मतलब त्रिभुज वगैरह समझाऊंगा मैं आपको अभी, लेकिन इसमें मैंने आपको केवल और केवल मात्र जो बिंदु हैं अपने कोण से रिलेटेड, वो सब कुछ मैंने आपको बोला। एक बार मैं रिवाइज कर दूं। बिंदु एक अत्यंत तेज नोक वाला होता है। संरेख एक लाइन में 3 या 3 से अधिक बिंदु होते हैं। रेखा अनंत तक खींची जा सकती है। रेखाखंड 2 रेखा के बीच की दूरी होती है। सीधी रेखा और वक्र रेखा सीधी स्ट्रेट होती है, वक्र माने तिरछी लाइन होती है। एक समांतर रेखा जो कितनी भी खींचेंगे लेकिन कटने की स्थिति में नहीं होगी। तिरछी या अनुपस्थ रेखा इस प्रकार की होती है, आगे बढ़ाओगे तो कट जाएगी। प्रतिच्छेदी रेखा इस प्रकार की होती है। तिर्यक रेखा एक पैरेलल लाइन होती है, मतलब 2 जो समांतर रेखा होती है उसको बीच में से कट करती है। किरण जिसको आप कितना ही आगे, मतलब जिसका हाँ मतलब अंत तो निश्चित है लेकिन अनंत तक वो चलेगी। शुरुआत निश्चित है कि भाई यहाँ से शुरू होगी, लेकिन खत्म कहाँ होगी ये पता हमको नहीं है, उसको किरण कहते हैं। किरण से ही उत्पत्ति फिर किसकी होती है, कोण की। 2 किरणों का मिलान कोण हो जाता है। ये शीर्ष बिंदु है, ये समद्वि भाजक है, एक लाइन जो मैंने बीच में खींची है। कोण से ही फिर हम पहुंचे हैं न्यून कोण पे जो 90 से कम है। समकोण जो सीधा 90 का है। अधिक कोण जो 90 और 180 के बीच में है, 90 से बड़ा 180। सरल या रेजु जो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन है। वृहत कोण जो 180 से ऊपर है, 360 से कम है। पूर्ण जो 360 पर रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरक कोण जिसमें 2 कोणों का योग 90 होता है। संपूरक जिसमें 2 कोणों का योग 180 होता है। रैखिक युग्म जिसमें मतलब इस तरीके का युग्म है जिसमें ए और बी का योग 180 के बराबर होता है। और आसन्न कोण जो इस प्रकार से हो सकता है। और शीर्षाभिमुख कोण जो तिरछी लाइन पर कट मारते हैं और परस्पर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, इन कोणों को शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जाना जाता है। फिर एकांतर आ गया जेड की शेप में, उसके बाद में संगत आ गया, संगत के बाद अंत्य आ गया, अंत्य के बाद बाह्य कोण आ गया। तो इस तरीके से हमारा एक पार्ट अभी हुआ जिसका नाम है केवल कोण। इसमें हमने कोणों के विषय में बेसिक इंफॉर्मेशन पूरी लेने का प्रयास किया है। बताइए, डन। अब हम चलते हैं यहीं से थोड़ा और आगे। अगर संभव हो सके तो आप 2 पेज छोड़ लो, इसके लिए लिखोगे ना इसको आप लोग, चाहिए। अब मैं त्रिभुज की जो कुछ बातें हैं वो मैं बोर्ड पे भी लिखूंगा, संभव हो सके तो मेरे साथ भी लिख लो क्योंकि टाइम लगेगा फिर आपको, लेकिन 2 पेज छोड़ लो, 2 पेज में आ जाएगा, इतना ही मैटर है वो। 2 पेज छोड़ लो, उसमें लिख लेना। अब मैं त्रिभुज के बारे में लिखूंगा क्योंकि त्रिभुज मुझे लिखना पड़ेगा बोर्ड पे, आप भी संभव हो सके तो मेरे साथ साथ लिखते चलना, ठीक है, क्योंकि फिर लिखने में समय ज़्यादा लग जाएगा आपको। तो मैं त्रिभुज के बारे में बोर्ड पे लिखूंगा अभी। ये है त्रिभुज, 3 रेखाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति का नाम ही क्या होता है, त्रिभुज। 3 रेखाओं, जो बिंदु आपको मैं बोर्ड पे लिखता हूं, अगर संभव हो सके तो आप लिखते चलना, ठीक है। रफ ही तो लाए होंगे ना, रफ में ही तो लिख रहे हैं सब। हाँ, 3 रेखाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति का नाम ही, इतनी भी मत लिखना, मैं बोल रहा हूँ इतना ही लिख लो कहीं। 3 रेखाओं से भरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहते हैं, इतना भी लिखोगे तो क्या फायदा होगा। हाँ, 3 रेखाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति का नाम क्या होता है, त्रिभुज। और 3 या 3 से अधिक रेखाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति का नाम होता है बहुभुज। हाँ, बहुभुज होता है ना, उसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ज्यादा रेखा भी हो सकती है, उसको कहते हैं बहुभुज यानी पॉलीगन। और मिनिमम जिसमें 3 रेखाएं होती हैं, क्योंकि बिना 3 रेखा के कोई बहुभुज बना नहीं सकते आप। 3 रेखा के बिना आप बंद आकृति कैसे बनाएंगे बताइए मुझे। आप ये खींचेंगे फिर तो ये कोण रह गया, जब तक आप 3 लाइन नहीं खींचेंगे जब तक वो बंद नहीं होगा।
बंद नहीं होगा तो बहुभुज नहीं होगा। इसका मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, ये जितने भी आप बनाते हो सब बहुभुज ही तो हैं ये भाई। ये क्या है? सब पॉलीगन है ये, पर अब इसका अंत्य डिवाइडेशन है। जैसे त्रिभुज, अब त्रिभुज के भी बहुत सारे डिवाइडेशन है। समकोण त्रिभुज हो गया है ना, वो समबाहु विसमबाहु अलग है, यहाँ कोण के हिसाब से डिवाइडेशन होगा। न्यून कोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया और अधिक कोण त्रिभुज हो गया। 3 प्रकार के त्रिभुज आपको यहाँ चलेंगे, वो क्षेत्रफल में थे। समबाहु और समद्विबाहु, विषमबाहु और समकोण, वो अलग होता है। यहाँ कोण के हिसाब से आपको डिवाइडेशन करके चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये त्रिभुज है, इसको त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के बाद में इसमें सबसे पहला त्रिभुज होता है जिसको आप कहिए न्यून कोण त्रिभुज। चाहे तो मेरे साथ लिख सकते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। ये न्यून कोण त्रिभुज है। इसके जितने भी कोण होते, मैं लिख रहा हूं, अगर आप चाहें तो मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं। इसके प्रत्येक कोण, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री से कम होता है। तो ये पहला पॉइंट है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। न्यून कोण है, जनरल लाइन है, हालांकि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लिख रहे हैं क्या कुछ? क्या मैं लिखता चलूँ वैसे ही लिख रहे हैं? इसका प्रत्येक, इसका जो कोण है वो 90 डिग्री से कम होता है। लिख लिया? नाम लिख सकते हैं ए, बी और सी। एक ट्रायंगल बना ही लीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ लिखिए ए, बी और सी, बनाते चलो अगर पॉसिबल हो सके तो। इसकी एक खासियत होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर हो जाए, मतलब बड़ा हो जाएगा इससे, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जो योग है वो बड़ा हो जाएगा सी स्क्वायर से। इसकी एक खासियत है, इसको लिख लेना। ये नाम मैंने ए बी सी लिखा है इसमें, ठीक है ना। मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ऐसे 3 नाम लिख दिए मैंने आपको। अगर हिंदी लिखो तो मैं लिखाऊं आपको, लिखाऊं? लिखाऊं? लिखो। रहने दो, लिख लो चलो। त्रिभुज ए बी सी में, लिखो, त्रिभुज ए बी सी में भुजा त्रिभुज ए बी सी में भुजा सी और भुजा सी और अन्य 2 भुजाओं, भुजा सी और अन्य 2 भुजाओं ए बी हैं, तो अन्य 2 भुजाएं ए और बी हैं तो फिर यही लाइन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है सी स्क्वायर से। बड़ा है सी स्क्वायर से। हेलो, हो गया। मेन लाइन तो यही है जो मैंने आपको अभी लिखा ही है, ये मूल लाइन तो यही है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट बनाइए, सेकंड पॉइंट, उसका नाम लिखिए समकोण त्रिभुज। ये डिवाइडेशन जो चल रहा है वो कोण के आधार पर चल रहा है।
आप समबाहु समकोण उस आधार पर ना माने, कोण के आधार पर डिवाइडेशन है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वैसे तो आप सबने देखा होगा, इस प्रकार का होता है, सब जानते हैं, ऐसे तो खूब पढ़ा है तुम्हारा। एक कोण जिसमें सीधा 90 डिग्री का होता है वो समकोण त्रिभुज है। हिंदी लिखाऊं इसकी हिंदी क्या लिखाता हूँ, नॉर्मल है। और इसमें तो सबने पढ़ा भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। इसका नाम ए मान लेना, इसका नाम बी मान लेना, इसका नाम सी मान लेना। आसान भाषा में आप यूँ भी कह सकते हैं, बताएं क्या कह सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लगा के लंब का स्क्वायर। ये आपका कौन सा प्रमेय है बताइए, सब जानते होंगे शायद, कौन सा है बताइए, पाइथागोरस प्रमेय। सबको याद है, याद है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, मेरा तो वैसे ही मैंने लिख दिया है। बाकी इसको हिंदी का एक गणितज्ञ हैं जिनके नाम है बौधायन, तो इसको बौधायन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। बाकी पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोग कह ही सकते हैं। पाइथागोरस तो यूनान के गणितज्ञ हो गए हैं, उनका नाम पे, बाकी सही मायने में तो इस प्रमेय को देने वाले व्यक्ति का नाम ही बौधायन है। ओरिजिनलिटी बात तो ये है। और ये प्रमेय जो बनाई गई थी ना, बौधायन प्रमेय, वो एक त्रिभुज के आधार पर इस प्रकार बनाई गई थी। मतलब ओरिजिनल तो घटना इसकी ये है कि यहाँ पर इतनी ही लाइन का एक बॉक्स लगाया गया, यहाँ पर इतनी ही लाइन का एक बॉक्स लगाया गया, और यहाँ पर इतनी ही लाइन का एक बॉक्स लगाया गया। तो इन दोनों बॉक्सों में जितना पानी आता था वो इसके बराबर में आ जाता था। इसको यूँ घुमाते थे। तो बौधायन ने ये सिद्ध किया था, प्रूफ, ओरिजिनलिटी तो ये थी। पर अब देखो साहब, जब कोई चीज़ फेमस किसी की होती है लेकिन चल किसी की जाती है, तो उस तरीके से आप समझिए कि नाम तो बौधायन का ही था, सच बात तो यही थी, लेकिन इसमें जो मूल नाम आता है वो आज भी पाइथागोरस का आ जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। और इसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से सब लोग जानते भी हैं। अब हम बदलाव भी नहीं कर सकते, हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये है। तीसरा पॉइंट इसमें बना दीजिए, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ये वाला बनाइए, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें बहुत सिंपल लाइन है, अधिक कोण त्रिभुज इस प्रकार का आप खींच सकते हैं। इसमें एक सिंपल लाइन आपको खींचनी है, ए स्क्वायर प्लस क्या लेना है, बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा है, और वो भी किससे है, सी स्क्वायर से। ये अधिक कोण त्रिभुज होता है, इसको अधिक कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बना दिए हैं, 3 पॉइंट आपके सामने हैं, न्यून कोण और समकोण और अधिक कोण बना लिए ना तीनों आपने, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। हो गया। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं वो लिख दीजिए, लिखिएगा। मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूं, आप यहां से भी लिख सकते हैं, बाद में पीडीएफ के माध्यम से भी। बाकी अगर मेरे साथ साथ ही लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। त्रिभुज की, लिखते जाइएगा, त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाने पर, लिखें, त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण, त्रिभुज की किसी भुजा पर बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण दोनों अंत्य अभिमुख, दोनों अंत्य अभिमुख कोणों के बराबर होता है, कोणों के बराबर होता है, दोनों अंत्य अभिमुख कोणों के बराबर होता है। इस लाइन को लिख लेना।
अब इसको मैं थोड़ा पहले समझा देता हूं आपको और उसके बाद में आप वो डायग्राम बना लेना, पहले समझ लो। जैसे ये आपने एक ट्रायंगल बनाया, समझना मेरी बात को मैं जो कह रहा हूं, ये आपने एक ट्रायंगल बनाया और ये आपने इस तरीके से एक लाइन आपने यहां पर खींच दी, बोलो सही है। और इस लाइन में यहां पर एक कोण है 1, यहां पर एक कोण है 2, यहां पर एक कोण है 3 और ये अंत्य मतलब बहिष्कोण आपने इस प्रकार बाहर एक बनाया ये वाला, इसका नाम है 4। तो कंफर्म यह है कि कोण 4 जो है उसकी वैल्यू कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर होगी। ठीक है, इसका तात्पर्य कुछ आप ऐसे समझिए, विचार करिएगा मेरी बात पे। मान लीजिए ये न्यून कोण है और ये कोण आपका 60 डिग्री है, ऐसा सोचिए, और ये भी 60 है और ये भी कितना है 60। एक लाइन आपने ऐसे बढ़ाई। आप मेरी बात को समझना, ये अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक ये रैखिक युग्म है और रैखिक युग्म में 180 डिग्री होता है। अगर ये 60 होगा तो इसके बगल में 120 होगा या नहीं होगा, बताइए मुझे आप। होगा। अब विचार करो कि बहिष्कोण 120 हुआ, अरे बोलो सही है, उसके सामने जो अंत्य अभिमुख कोण बने हुए उनका योग भी बहिष्कोण के बराबर ही होगा। अरे बोलो यार, आप चेक करो, ये 120 है ना, और 60 और 60 को जोड़ के देख लो 120 ही होगा, नहीं होगा क्या? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये हुआ, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझिए, बहिष्कोण जो होता है उसकी जो वैल्यू है वो सामने अंत्य अभिमुख जो कोण आपने बनाए हैं उनके बराबर उनका योग होता है, इसको बहिष्कोण कहते हैं। ये है बहिष्कोण, सही है। तो ये स्थिति जो मैंने रूल आपको लिखा है ना, ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है ना। त्रिभुज के बहिष्कोण की जो वैल्यू है वो अंत्य अभिमुख कोणों के योग के बराबर होती है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। क्लियर है मामला? अरे बोलो ना यार, बराबर सबका, कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को? चलो आगे, लिख लिया ना ये लाइन, ये बना लिया डायग्राम, बनाओ जल्दी फटाफट, फिर आगे चलेंगे। देखो लाइव हो, देखो चलो, हो गया भाई। बढ़ो, किसी त्रिभुज के आगे लिखते जाएं, किसी त्रिभुज के अंत्य कोण, लिखिए, किसी त्रिभुज के अंत्य कोण के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, किसी त्रिभुज के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु पर बनने वाले कोण की माप, उस बिंदु पर बनने वाले कोण की माप डायग्राम बनाओ पहले। ए बी सी, यहाँ हो गया ओ, कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल ए अपॉन 2।
हाँ, अब इसको भी मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। हो गया? हो गया ना? देखो, इधर देखो, मैंने लिखा है त्रिभुज के अंतः कोण के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, ये अंतः कोण के अर्धक हैं, ये अंतः कोण और इनके ये अर्धक इस बिंदु पर मिलते हैं, इस जगह पर बिंदु पर मिलते हैं, उस बिंदु पर बनने वाले कोण की माप, इस बिंदु, ये बिंदु पर मिलते हैं। अरे भाई, ये आपने त्रिभुज का मतलब इस लाइन का अर्धक खींचा और यहाँ मिलते हैं, ये भी खींचा, ये यहाँ मिलते हैं। अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु पर बनने वाले कोण की माप, इसकी माप, अरे बोलो यार, कोण की माप 90 प्लस ए मतलब शीर्ष कोण। अब यह ए का मतलब यह है कि शीर्ष कोण, मतलब इसे आप लोग ये भी कह सकते हैं 90 डिग्री प्लस लगा के आप इसको क्या कह सकते हैं, शीर्ष कोण। शीर्ष कोण और बटे में क्या हो जाएगा, 2, है ना। इसके ऊपर जो शीर्ष कोण बना हुआ है उसका आधा, 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। डन। तो ये आप, मैंने उस भाषा में लिख दिया, बाकी आप 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा भी बोल सकते। ठीक है, एक और लाइन लिखें, नेक्स्ट लाइन लिखिए। लिखो, अगली लाइन लिखनी है। किसी त्रिभुज के, लिखें सर अगली लाइन, किसी त्रिभुज के बाहरी कोणों, किसी त्रिभुज के बाहरी कोणों के अर्धक के कोणों की माप बाहरी कोणों के अर्धक कोणों की माप या मान मान लो 90 डिग्री माइनस कोण a/2 होता है। 90 डिग्री अप माइनस कोण a/2 होता है। इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है C। अब इसमें बाह्य बिंदु से मिलाओ आप अर्धक को, यूं, इस यूं, बाहर से मिलाना, अंदर मत मिलाना, ऐसे। इसका नाम O कर देना, यहाँ लिख देना कोण BOC बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल a/2। वो ऐसा ही बन रहा था लेकिन वो अंदर बन रहा था, और ये वैसा ही बन रहा है लेकिन अंदर की जगह कहां बन रहा है, बाहर बन रहा है। अर्धक उसमें भी थे, अर्धक इसमें भी है, अर्धक ही तो है ये, अर्धक ही तो है ये, उसमें अंदर की साइड थे और इसमें अंदर की जगह कहां है, बाहर की साइड। हो गया? चलो एक लाइन और लिखो, लिखो न्यून कोण, लिखिएगा न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र, न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है, अंदर होता है। न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। एक डायग्राम बना सकते हैं, यहाँ होता है यूं, ये अंदर होता है। न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है।
डायग्राम बना लो इसका भी। हो गया। अगला समकोण, अगला लिखें समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के कर्ण पर होता है। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के कर्ण पर होता है। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के कर्ण पर होता है। डायग्राम बना लीजिएगा। इस जगह पर ये बनाना जरूर, इसको कई बार जरूरत पड़ेगी इसकी, बने होगी तो ध्यान रहना चाहिए कि समकोण का परिकेंद्र कहाँ होगा, तो वो कर्ण पे होगा, है ना। इसलिए तो ये इसका वो बनाते हैं ना अपन, अंत्यवृत्त की त्रिज्या बनाते हैं तो वो कर्ण की क्या करते हैं, आधी करते हैं। अभी लिखाऊंगा मैं आपको उसको भी, कर्ण की क्या करते हैं, आधी करते तो हैं। अगला पॉइंट लिखो, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र, अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होता है, त्रिभुज के बाहर होता है। ये कुछ आप ऐसे बनाइएगा इसको, ऐसे बाहर होता है। हाँ साहब, लिख लिया। हो गया। अब आप अगले पॉइंट पे आ जाइए। इसका नाम है त्रिभुज की माध्यिका। क्या होती है माध्यिका? एक लाइन ऐसे खींचें और यहाँ से एक लंब ऐसे डाल दें आप, तो इसको त्रिभुज की क्या कहते हैं, माध्यिका। इसका नाम हो जाएगा यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। सही है ना। अब इसमें होगा क्या, इसको आप बोलिए त्रिभुज ए बी सी बराबर में त्रिभुज ए सी डी। मतलब माध्यिका जब डलती है ना त्रिभुज के भीतर, तो उसे समान दो हिस्सों में विभाजित कर देती है वो। अरे भाई, दो हिस्से हो गए ना इसके। भाई केंद्र से, शीर्ष से आपने एक माध्यिका यूं डाली, तो इसके बराबर बराबर के कितने हिस्से हो गए, दो हिस्से। अरे बोलो यार, सही है। तो इसमें हेडिंग डालो पहले तो आप माध्यिका, फिर ये डायग्राम बनाओ, और डायग्राम बना के अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो हिस्सों में विभाजित कर देती है, समान दो हिस्सों में विभाजित कर देती है। शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष से डाली गई माध्यिका उसे समान दो हिस्सों में बांट देती है, समान दो हिस्सों में बांट देती है, बांट देती है। लिख लिया। चलें आगे।
अब देखो, अगर त्रिभुज के माध्यिका उसके तीनों शीर्षों से डाल दी जाए, पॉइंट बात पर नोट करना, एक माध्यिका यूं डालें आप, विचार करना मेरी बात पे। अब माध्यिका का पॉइंट आगे बढ़ेगा, 2/1 में डिवाइडेशन होगा इसका धीरे धीरे करके, और ऐसे करके दूसरी माध्यिका यूं डाली जाए, और ऐसे करके तीसरी माध्यिका यूं डाली जाए। बोलो सही है? तो अब इसे ये कितने हिस्सों में विभाजित कर देगी? 6 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 6। मतलब पहली बात तो ये समझना, बहुत ध्यान से सुनना, ये इस केंद्र का जो नाम है ना, ये वाला जो केंद्र आपने डाला है, पहली बात तो इसका नाम है गुरुत्व केंद्र। कौन सा केंद्र है? गुरुत्व केंद्र। केंद्र कह दो, सेंटर कह दो, गुरुत्व केंद्र कह दो, सही है। और ये त्रिभुज को 6 हिस्सों में विभाजित कर देती है, 6 हिस्सों में बांट देती है, 6 हिस्सों में बांट देती है, सही है। अब इसमें से कोई से भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे ना आप, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आप निकालोगे एक त्रिभुज का, तो 1/6 मल्टीप्लाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है इसमें। यानी पूरे त्रिभुज का 1/6। 6 हिस्से हो गए ना इसके, गिन लो ना, 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये कितने हो गए? 6। 6 पार्टों में विभाजित कर दी। 3 माध्यिका जब डालते हैं तो वो त्रिभुज को समान कितने भागों में विभाजित कर देती है? 6 में। ये मैं कहना चाह रहा हूं, सही है। बराबर बराबर के 6 हिस्सों में उसको डिवाइडेशन कर देती है। बताइए, कुछ आना तो बोलो। चलें आगे, बनाओ फटाफट, फास्ट। चलें क्या? हो गया? चलो, अब आप तीसरे पॉइंट पे पहुंचो। अब ये त्रिभुज में जो ये माध्यिका आप खींचते हैं, ये 2:1 में विभाजित होती है, ऐसे। यूं आप इसको काटते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, 2:1 में। ये डिवाइडेशन जो होता है इस माध्यिका का, वो 2:1। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ये ध्यान रखना, त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, ठीक है ना। चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, बाकी तो ध्यान ही रह जाएगा। त्रिभुज का केंद्रक उसकी माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में, है ना। जैसे मान लो ये यहां से यहां तक की पूरी लाइन 24 है, तो 16 ऊपर है और 8 नीचे है, 2:1 में विभाजित करता है उसको। त्रिभुज का केंद्रक उसकी माध्यिका को 2/1 में डिवाइडेशन कर देता है, 2:1 में विभाजित कर देता है, सही है। चलो, आप चौथा पॉइंट लिखना। अब इसमें हिंदी तो मैं खैर क्या लिखाऊंगा, लेकिन आप AC का आधा लिख दो। वैसे तो सही बात तो ये कर्ण के AC का आधा लिख दो। वैसे तो सही बात तो ये कर्ण का ही आधा होता है, नियम तो यही है, पर अब क्या करें, AC के हिसाब से लिख दो।
अब मैं इसमें एक लाइन लिखा रहा हूं, उसको आप लिख लेना। परिवृत्त की त्रिज्या, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, समकोण है ना ये, समकोण लिख देना चाहो तो, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होती है। लिख लो इसको। वैसे तो तुमको मैंने पढ़ा रखी है, ये क्षेत्रफल में पढ़ाई है ना मैंने आपको ये, पर फिर भी आप लिख लेना कर्ण की आधी होती है। और हाथों हाथ एक लाइन और लिख लेना, समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या गजरंग क्या होती है? परी की तो होती है कर्ण का आधा, और अंतः की क्या होती है? अंदर वाले की। आधार और लंब का योग कर दो, और आधार और लंब के योग में से कर्ण को माइनस करके 2 का डिवाइड कर दोगे तो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। इसको अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। चलो भाई, एक चौथा 5वां पॉइंट लिखें। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, वैसे तो मैंने लिखा रखा है पर लिख लो, अब एक बार और लिख लेंगे। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त समझ तो गए ना आप लोग, ज्यों बना के ये बाहर जो बनाते हैं, समझ तुम्हें तो आ रहा है ना। परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की, समबाहु का बताएंगे क्या होता है। समबाहु के परिवृत्त की त्रिज्या तो पढ़ाई है मैंने, भुजा बटे √3। और अंतःवृत्त की त्रिज्या बता सकते हैं मुझे आप, अंतःवृत्त की त्रिज्या आप बता सकते हैं, भुजा बटे 2√3। ये लो साहब, ये समबाहु त्रिभुज के परी हो गई और अंत्य हो गई। ये तो मैंने पढ़ा रखी है आपको, ये पढ़ाई। चलें 6 पॉइंट पे लिखें। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, विषमबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। हालांकि मैंने पढ़ा दिया है आपको, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और अंत्य की जगह अगर परिवृत्त निकालना पड़ जाए तो, अगर अंत्य की जगह परिवृत्त निकालना पड़ जाए तो, परिवृत्त की त्रिज्या अगर आपको आवश्यकता पड़ जाए तो a गुणा b गुणा c बटे 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4 गुणा त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल, ये होता है। क्या हो गया?
चलूँ क्या, पढ़ूँ आगे? एक लाइन और लिखें। ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में नाम है ए, बी और सी। यहाँ एक लाइन आपने खींची है डी और ई। अब इसमें बी सी पैरेलल लाइन है डी और ई की, मतलब समांतर रेखाएं दोनों बी सी और डी। ये लाइन जो मैंने खींची है पैरेलल लाइन की निशान हो गया, मतलब समांतर रेखाएं हैं दोनों आपस में। अगर इस स्थिति में आपको डी ई की लंबाई चाहिए तो 1/2 गुणा बी सी हो जाएगा ये, यानी बी सी का आधा। बस आज के लिए इतना ही बहुत है, पर्याप्त है। और लिखाऊं? समरूपता के नियम है, सर्वांग समता के नियम है। अभी फिर स्पर्श रेखा आएगी, हाँ बहुत है आज के लिए इतना ही। क्या कहते हो, पर्याप्त है? क्या हो गया, क्या बोल रहा है, दोबारा बोल। मैं अगर तुम्हारे जम रही हो तो लिखाऊं, बोलो। अभी नियम बहुत हैं, तो अभी तो 1-1.5 घंटा और लग जाएगा कम से कम। 1 घंटा तो कम से कम है ही है, हैं? अभी तो काफी है। सर्वांगसम है, समरूपता है, फिर अरे वृत्त कहां से आ जाएगा, वर्ग आएगा। अरे वर्ग आएगा भाई, आयत आएगी, समांतर चतुर्भुज आएगा, समचतुर्भुज आएगा, हाँ उसके बाद में फिर आपका वृत्त आएगा। वृत्त में स्पर्श रेखाएं आएंगी, वृत्त में ही काफी सारे नियम है वो सब आएंगे। उसके बाद में फिर ये खत्म होगा, मतलब नियम खत्म हो जाएंगे, फिर सवाल पे पहुंचेंगे। तो अभी तो बहुत हैं। अब देखो ये तो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में तो नियम ही है। वैसे तो ये तो मैं आपको संक्षिप्त पार्ट लेके चल रहा हूं, नहीं तो प्रमेय के आधार पर लेके चलूं तो ये तो बहुत लंबा चैप्टर है। पर अपने को इतना डीप की आवश्यकता भी नहीं, सवालों में काफ़ी गहराई में चले जाएंगे अपन लोग, वहाँ समझाते हुए बढ़ेंगे आगे धीरे धीरे करके। ठीक है, ओके। बस तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, बहुत है। इसका कारण है इतना ही चल पाता है, फिर ज़्यादा चल नहीं पाता। अभी तो इसको लिखोगे ना, इसको नहीं लिखोगे, लिखोगे इसको नहीं लिखोगे?